हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 132 से 131 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है? 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। देखिए, पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह किस चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित है। तो कौन सा चैनल है? तो वो है आपका 11 डिग्री चैनल के द्वारा जो है कि लक्षद्वीप दो भागों में विभाजित है। देखिए, लक्षद्वीप समूह के उत्तर में जो है ना कि अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप है। ठीक है, तो इसलिए दो भागों में ये विभक्त है और ये 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है कि आपका मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल ये आपका लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप व मिनिकॉय एंड 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार। निम्न शहरों में सुरमा नगरी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, जौनपुर। देखिए, जो शहरों का नाम दिया गया है उसमें से किसको सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है सुरमा नगरी के नाम से? तो यह जाना जाता है आपका बरेली को। देखिए, बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद को जो है कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है और सहारनपुर को आपका घंटी उद्योग के नाम से जाना जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास के संबंधित अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। देखिए, जो एंथोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 है आपका, ये दूसरा ऑप्शन, पहला नहीं है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ युद्ध का नाम दिया गया है और सूची 2 में इसका ईयर दिया गया है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह जो है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें हम तो ये 18 जून 1576, 18 जून 1576 में जो है कि हुआ था ये। और ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धरियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था ये हल्दी घाटी का युद्ध। तराई का द्वितीय युद्ध के बारे में अगर बात करें तो तराई का द्वितीय युद्ध जो है कि 1192 में धुरीन बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ, तराई मतलब कि हरियाणा में ये लड़ा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये। असीरगढ़ का युद्ध ये जो है कि आपका 1601 ईस्वी में अकबर और जो है कि मियाँ बहादुर के बीच लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1601 ही है। तो ये होगा आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। देखिए, अस्थियों के निर्माण तथा दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो किनकी आवश्यकता होती है?
तो ये होती है आपका कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता। देखिए अस्थि हो या फिर दांत हो, इसके निर्माण में जो सहायक हैं, इनकी कमी से अस्थि तथा दांत संबंधी बीमारियां होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी हो जाएगी तो अस्थि और दांत संबंधी बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। खानवा का युद्ध 1576 ईस्वी में सिकंदर लोदी और राणा संगा के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर एवं कृष्णदेवराय के बीच हुआ था। देखिए पूछा जा रहा है कि खानवा के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था और बाबर की इसमें जीत हुई थी। ये जो है कि नहीं है खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो ये आपका गलत है जो दिया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि न तो एक और न ही दो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधानों के तहत गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 4, 5, 6, 7। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधानों के तहत जो बोर्ड गठित हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें जो है कि 6 सदस्य थे। देखिए एक जो है कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे। ठीक है, एक जो है कि राज्य सचिव थे और 4 व्यक्ति जो है कि प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। टोटल जो है कि 6 सदस्य थे। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद गौरी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्का किसने चलवाया था? तो ये जो है कि मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलवाया था और तांबे का जो है कि जीतल चलवाया था। निम्न में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? रमेश चंद्र मजूमदार, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? ये कहे थे विनायक दामोदर सावरकर जी ने। इन्होंने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें जो है कि इसका उल्लेख किया था, जो कि इनकी ये बुक जो है कि पब्लिश कब हुई थी? तो ये जो है कि 1909 में ये पब्लिश हुई थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य तथा चंद्रमा न्यून कोण बनाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए लघुत्तम ज्वार कब आता है? तो लघुत्तम ज्वार तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पे होते हैं। ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर के जो है कि एक समकोण की स्थिति बनाते हैं, तो चंद्रमा और सूर्य को, जो चंद्रमा होता है और सूर्य होता है, उसका आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निम्न ज्वार या लघु ज्वार का जो है कि अनुभव किया जाता है। देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया, यहाँ पे आपका चंद्रमा हो गया और यहाँ पे आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो ये जो है कि क्या बनाते हैं? 90 डिग्री, मतलब तभी होगा ना समकोण। ठीक है, तो जब ये सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण होते हैं, सूर्य और चंद्रमा ये पृथ्वी के जब समकोण होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तब जाकर ये क्या होता है? लघुत्तम ज्वार आता है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों का नाम दिया गया है और सूची का वर्ष दिया गया है। मतलब इनका, ये पंचायती राज व्यवस्था से जो भी समितियां गठित की गई थी वो कब गठित की गई थी।
ठीक है। जो भी यहाँ पे समितियों का नाम दिया गया है ये सारी जो है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। जो कि बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करें तो ये कब गठित की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कि 1956 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। जीवी के राय समिति इसका गठन जो है कि कब किया गया था, इसका गठन 1985 में किया गया था। और LM सिंघवी समिति इसका गठन जो है कि 1986 में किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 1 2 3 4 1 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा झील उड़ीसा के तटवर्ती भाग में अवस्थित है, कोलेरू झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कौन सी झील जो है कि उड़ीसा के तटवर्ती भाग में अवस्थित है, तो कौन सी झील है वो, तो वो है आपका चिल्का झील। अगर हम बात करें कोलेरू झील की तो ये जो है कि कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग में अवस्थित है। पुलिकट झील की हम बात करें तो ये जो है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह अवस्थित है। कौन सी मृदा चाय, कॉफी, साबूदाना, काजू की फसलों के लिए उपयुक्त है, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, काली मृदा, उपयुक्त सभी। देखिए कौन सी मृदा है जो कि चाय, कॉफी, साबूदाना व काजू फसलों के लिए उपयुक्त होती है, तो कौन सी मिट्टी है वो, तो वो है आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो लेटेराइट मिट्टी होती है ना, इसका जो है कि स्वरूप जो है कि ईंट जैसा होता है, मतलब लाल रंग टाइप। ठीक है, और ये जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, देखिए ये मिट्टी में जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें लौह तथा एल्यूमिनियम से ये समृद्ध होती है और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, नर्मदा नदी। हीराकुंड बांध जो है कि किस नदी पे सिचुएटेड है, तो ये है आपका महानदी पे है, उड़ीसा में। और ये जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। देखिए इस बांध की लंबाई जो है कि 4801 मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पर्वतीय मृदा को वनीय मिट्टी भी कहा जाता है, पर्वतीय मृदा को जीवाश्म की अधिकता नहीं होती है, पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण पर्वतीय मृदा की परत पतली होती है और जनजातियों द्वारा झूम खेती पर्वतीय मृदा पर ही की जाती है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो पर्वतीय मृदा है उसको जो है कि वनीय मृदा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय मृदा में जीवाश्म की अधिकता नहीं होती है। देखिए जो पर्वतीय मृदा होती है उसमें जीवाश्म की अधिकता होती है ये। ठीक है, ये आपका गलत है, नहीं दिया है ना, लेकिन पर्वतीय मृदा में जीवाश्म की अधिकता होती है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण पर्वतीय मृदा की परत क्या होती है, पतली होती है और जनजातियों द्वारा झूम खेती पर्वतीय मृदा पर ही की जाती है। तो इसमें सही नहीं कौन सा है, ये है आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लिनस पालिंग को, जॉन वार्डीन को, मैडम क्यूरी को, उपयुक्त सभी को। देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया जा चुका है। देखिए लिनस पालिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, इनको जो है कि एक बार 1954 में इनको जो है कि हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत मतलब कि रसायन में दिया गया था। ठीक है, 1954 में। एक बार इनको 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि मतलब कि एक्टिविज्म मतलब शांति के लिए दिया गया था 1962 में। जॉन बार्डीन की बात करें हम, जॉन बार्डीन की, तो इनको जो है कि 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए दिया गया, मतलब भौतिक में दिया गया 1956 में। एक बार इनको दिया गया 1972 में अति चालकता का सिद्धांत के लिए। और मैडम क्यूरी को भी जो है कि 2 बार दिया गया। एक बार इनको दिया गया 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और एक बार इनको दिया गया 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण की खोज के लिए। तो इनमें जो है कि तीनों लोगों को 2 बार 2 बार जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की। उपरोक्त सभी को 2 टाइम्स जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। लीलावती किस विषय से संबंधित है, गणित,
कला, ज्योतिष, दर्शन। देखिए लीलावती ये किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका गणित से। गणित की यह महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी रचना जो है कि भास्कराचार्य ने किया था, और भास्कराचार्य जो है कि 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। पूछा जा रहा है कि कौन सा तट जो है कि कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो कौन सा तट है, तो वो है आपका मालाबार तट। देखिए अगर कोरोमंडल तट की हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार तट की बात करें हम, तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहते हैं। कोंकण तट ये गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र जो है उसको कोंकण तट कहते हैं। और उत्तरी सरकार तट ये जो कि गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह पूछा जा रहा है कि कोच्चि बंदरगाह से संबंधित कौन सा है, तो वह है आपका मालाबार तट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है। कारण आर कह रहा है कि यह सीमित आकार का जलाशय है। ठीक है, देखिए झील जो है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र तो है, ठीक है, और यह एक सीमित आकार का जलाशय भी है। दोनों आपका सही है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा जो है कि जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सही व्याख्या कर रहा है। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर हम बात करें, तो जिस तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी अवधारणा जो है ना अत्यंत ही लचीला है। और देखिए एक खेत भी हो सकता है, ठीक है, एक तालाब भी हो सकता है, एक झील भी हो सकता है, एक वन भी हो सकता है, ये सब तो हो सकते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र, लेकिन संपूर्ण विश्व को भी एक पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है जिसमें सब कुछ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की कथन ए तथा कारण आर दोनों तो सही है, परंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पिछले वीडियो में पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थोलियर, माउंट हैरियट, सैंडल पीक, माउंट कोयोपो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो वो है आपका सैंडल पीक। देखिए ये उत्तरी अंडमान में ये पड़ता है सैंडल पीक, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमसेन का नुस्खा ए दिलखुशा प्रमुख स्रोत है असम में मुगल गतिविधि की जानकारी का, बंगाल में मुगल गतिविधि की जानकारी का, दक्कन में मुगल गतिविधि की जानकारी का, राजस्थान में मुगल गतिविधि की जानकारी का। भीमसेन का नुस्खा ये दिलकुशा ये प्रमुख स्रोत किसका है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो कर देखने के लिए धन्यवाद।